चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार। आज हम रूस और यूक्रेन के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उस पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, हमारे पास कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियो विश्लेषण भी हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस उलझे हुए मामले की जो खास बातें हैं वो सामने ला पाएं। बिल्कुल, मतलब इरादा यही है कि इन स्रोतों से गुजरते हुए समझें कि ये टकराव शुरू कैसे हुआ, इसमें अहम मोड़ कब आए और अभी मतलब 2025 के मध्य में हालात क्या हैं। और हाँ, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है ये भी जाहिर है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की जड़ों से। 1991 में सोवियत यूनियन टूटा। हाँ, और यूक्रेन एक आजाद मुल्क बना। इसके बाद यूक्रेन धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मतलब नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने लगा, जिस पर रूस को हमेशा से थोड़ी आपत्ति रही। हाँ, और ये बात भी है कि यूक्रेन पहले 1922 से 1991 तक सोवियत यूनियन का ही तो हिस्सा था। बिल्कुल, आजादी के बाद कई साल तो रिश्ते मतलब ठीक ठाक ही चले। लेकिन वो 2013-14 में बात बिगड़ी, है ना? हाँ, जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़े समझौते के बहुत करीब था। लेकिन तब के जो रूस समर्थक राष्ट्रपति थे उन्होंने आखिरी वक्त में मना कर दिया जी। और इसी के बाद यूक्रेन में बड़े पैमाने पर वो विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, जिसे यूरो मैदान क्रांति कहते हैं। लोग यूरोप के साथ जुड़ना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा और एक पश्चिम समर्थक सरकार आ गए, जिससे रूस जाहिर है बहुत नाराज हुआ। और फिर रूस ने तेजी से कदम उठाए। 2014 में पहले क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। हाँ, और फिर पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके मतलब डोनेट्स्क और लुहांस्क, वहां उन लोगों की मदद शुरू कर दी जो यूक्रेन से अलग होना चाहते थे। और ये मदद सिर्फ बातों तक नहीं थी, जैसा कि स्रोत बताते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हथियार लड़ाके सब शामिल थे और करीब 8 साल तक वहां एक धीमी सुलगती ही लड़ाई चलती रही। 8 साल जैसे एक धीमी आंच थी, लेकिन फरवरी 2022 में तो एकदम से धमाका हो गया। हाँ, रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा खुला हमला बोल दिया, जिसे उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। जी। और इसके लिए कारण बताए गए यूक्रेन को डीनाजीफाई करना। ये डीनाजीफाई वाला तर्क काफी विवादित रहा है। बिल्कुल। दूसरा कारण बताया नेटो को अपनी सीमाओं तक पहुंचने से रोकना और रूस समर्थक इलाकों की हिफाजत करना। हाँ, शुरुआती हमलों का निशाना तो राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर थे। लेकिन यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त मुकाबला किया। रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। इसके बाद लड़ाई पूरब और दक्षिण के इलाकों में सिमट गई। यहाँ एक कानूनी पहलू भी है जो कुछ स्रोत उठाते हैं। हाँ, वो डोनेट्स्क और लुहांस्क वाला। जी, हमले से ठीक पहले रूस ने उन्हें आजाद देश मान लिया और फिर कहा कि वो इन नए देशों की मदद के लिए सेना भेज रहा है। इसके लिए उन्होंने यूएन चार्टर के आर्टिकल 7 का हवाला देने की कोशिश की। हाँ, जो कहता है कि कोई देश किसी नए देश की मदद कर सकता है अगर वो देश खुद मदद मांगे। लेकिन ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस तर्क को नहीं मानते हैं। खैर, 2023-24 में यूक्रेन ने जवाबी हमले भी किए। हाँ, और रूस की प्राइवेट आर्मी वो वैगनर ग्रुप का एक छोटा सा विद्रोह भी हुआ बीच में। लेकिन कुल मिलाकर ये लड़ाई अब एक ठहराव में बदल गई है। बिल्कुल, एक थका देने वाला ठहराव, जिसे घर्षण युद्ध या एट्रिशन वॉरफेयर कहते हैं। मतलब ऐसी जंग जहां दोनों तरफ धीरे धीरे एक दूसरे को बस कमजोर करने पर जोर है, कोई निर्णायक जीत नहीं दिख रही। और आज 2025 के मध्य तक हालात ये हैं कि रूस अब भी यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर काबिज है, जिसमें क्रीमिया और 4 दूसरे इलाकों के हिस्से शामिल हैं। लड़ाई रुकी नहीं है। ड्रोन, मिसाइल हमले, ये सब रोज की बात हो गए। और नुकसान तो बहुत भारी हुआ है दोनों तरफ। हाँ, अनुमान तो लाखों सैनिकों के मारे जाने या घायल होने के हैं और हजारों आम नागरिक भी। यूक्रेन का एक गंभीर आरोप ये भी है कि रूस युद्ध के दौरान करीब 20,000 यूक्रेनी बच्चों को ले गया जी, अपने कब्जे वाले इलाकों या रूस में। ये बहुत गंभीर आरोप है। और शांति की बातचीत का क्या? वो तो जैसे रुकी हुई है। पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये मदद कब तक चलेगी, इस पर भी अब सवाल उठने लगे। हाँ, चिंताएं बढ़ रही हैं। तो आखिर इस लड़ाई की जड़ें क्या हैं? एक तरफ तो ये दुनिया में ताकत की बड़ी खींचतान लगती है। बिल्कुल, रूस अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, नेटो को अपने पड़ोस में नहीं देखना चाहता। खासकर नेटो का वो आर्टिकल 5। हाँ, वो कलेक्टिव डिफेंस वाला क्लॉज कि एक पर हमला मतलब सब पर हमला। रूस नहीं चाहता कि नेटो की सेना यूक्रेन में उसकी सीमा के पास तैनात हो। और दूसरी तरफ है यूक्रेन,
वो अपनी आजादी चाहता है, अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। और वो पश्चिम के साथ जुड़ना चाहता है। दुनिया भी इस पर बटी हुई है। पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं, यूक्रेन की भरपूर मदद की है। यहाँ तक कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश भी नेटो में शामिल हो गए। वहीं चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश रूस के साथ खड़े दिखते हैं, कम से कम राजनीतिक तौर पर तो जरूर। और कुछ स्रोत भारत जैसे देशों की स्थिति पर भी ध्यान दिलाते हैं। हाँ, जो किसी का पक्ष लेने से बच रहे हैं, अपने पुराने रिश्तों और आज की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं है। लाखों यूक्रेनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बिल्कुल। और दुनिया भर में देखिए, तेल, गैस, अनाज सब महंगा हुआ है। महंगाई बढ़ी है और कई देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ा दिए हैं। कई जानकार मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये शीत युद्ध के बाद जो दुनिया की व्यवस्था बनी थी उस पर ही सवाल खड़े कर रही है। मतलब इसमें फौजी ताकत, विचारधारा, राष्ट्रीय पहचान, दुनिया में ताकतों के नए समीकरण, सब कुछ दांव पे है। सही कहा। तो इन सारी जानकारी से जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत ही पेचीदा लड़ाई की है। हाँ, जिसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं, इंसानी कीमत बहुत भारी है और जिसके असर पूरी दुनिया पे लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये टकराव हमें आज की दुनिया में, जो देशों की अपनी आज़ादी है, संप्रभुता है, और जो ताकतवर देशों के अपने सुरक्षा हित हैं, हाँ, उनके बीच के तनाव के बारे में क्या सिखाता है। और आगे चलकर दुनिया के देशों के आपसी सहयोग और व्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।